अच्छा जी, रिडक्स क्या है, इसको हमने आज अंडरस्टैंड करना है कि ये चीज़ें क्या हैं और इसको कैसे हम यूज़ करते हैं। अच्छा, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम रिएक्ट के कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड करने लगे हैं। तो यहाँ पे ये जितने आपको डॉट्स मतलब ये डिब्बे नज़र नज़र आ रहे हैं, इसको आपने रिएक्ट का कंपोनेंट समझना है। सही है, रिएक्ट का कंपोनेंट। अच्छा, वो क्या कह रहा है कि हम रिएक्ट के जब कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो जो डाटा का फ्लो है वो कैसे रहता है कि लेस ऐप का कोई कंपोनेंट है, उसने डाटा रेस्ट उसके नीचे उसके अंदर एक और कंपोनेंट कॉल हुआ है दैट इज कॉल्ड रेसिपीज, और रेसिपीज में एक और कंपोनेंट कॉल हुआ है दैट इज कॉल्ड रेसिपी 1, और एक और कंपोनेंट कॉल हुआ है दैट इज कॉल्ड रेसिपी 2, और ऐप के अंदर एक और कंपोनेंट कॉल उसका यानी कि दो चाइल्ड हैं उसके, रेसिपीज और ऐड रेसिपीज, और रेसिपीज के आगे भी दो चाइल्ड कंपोनेंट है। तो हम एक ही कंपोनेंट में जितने मर्जी उसके चाइल्ड कंपोनेंट कॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब ऐप ने अगर डाटा भेजना है रेसिपी 1 को तो कैसे भेजेगा? जो हमने अभी तक कंसेप्ट सीखा है वो कौन सा कंसेप्ट है? यानी कि पेरेंट अपने चाइल्ड को डाटा अगर भेजता है तो वो किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली भेजता है? प्रॉप्स के जरिए भेजता है। लेकिन क्या ऐप डायरेक्टली रेसिपी 1 को डाटा भेजेगा या कुछ किस तरह चलेगा? ये ऐप पहले प्रॉप भेजेगा किसको? रेसिपीज को, और रेसिपी प्रॉप किसको भेजेगा? रेसिपी 1 को। इसी तरह रेसिपी 2 तक अगर मेरा डाटा जाना चाहिए तो वो किस तरह जाएगा? ऐप डाटा भेजेगा किसको? रेसिपी को, फिर रेसिपीज डाटा किसको देगी? 2 को। इसी तरह ये इधर एक ऐप है, कोई स्टोर का कंपोनेंट है, उसमें रेसिपीज का कंपोनेंट है रेसिपी 1 और रेसिपी 2। अगर इसने स्टोर ने रेसिपी 2 को डाटा देना तो कैसे देगा? पहले रेसिपीज को देगा, वो किसको देगा आगे? रेसिपी 1 या 2 जिसको भी डाटा जाएगा। अच्छा, अब प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है? प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है कि अगर दो कंपोनेंट है उनके दरमियान कोई भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ही नहीं है। अगर कोई दो कंपोनेंट है उनके दरमियान कोई पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं है, तो आप लोगों ने अभी तक रिएक्ट में कोई ऐसा मैकेनिज्म सीखा है कि जो दोनों कंपोनेंट आपस में डाटा एक दूसरे को दे लें? हमने ये तो सीखा है कि पेरेंट टू चाइल्ड डाटा चला जाता है, और सम केसेस में चाइल्ड टू पेरेंट भी डाटा चला जाता है, मतलब पेरेंट टू चाइल्ड, और उसी प्रॉप के कंसेप्ट को यूज करते हुए हम चाइल्ड से पेरेंट में भी डाटा ले जाते हैं, जो कि गलत स्ट्रेटजी है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन स्टिल ऐसे पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है? जब एक तो प्रॉब्लम हमारी शुरू होती है कि अगर एक चैलेंज ये है कि दो कंपोनेंट के दरमियान कोई भी आपस में रिश्ता नहीं है, तो वो डाटा एक दूसरे को कैसे भेजेंगे, वहां से इशू शुरू होता है। दूसरा इशू, अगर लेट्स सपोज ये एक इसने एक ऐप शो की है, ये ऐप डॉट जेएस है, और ये कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी, ऐसे कंपोनेंट ऐसे डिवाइडेड है। अब ये वाले कंपोनेंट ने अगर इस वाले कंपोनेंट को डाटा देना है तो ये कैसे देगा? ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा डाटा, ये फिर इसको पास करेगा प्रॉप, ये इसको प्रॉप पास करेगा, ये इसको प्रॉप पास करेगा। जब इतना ज्यादा डाटा की गुंदल बच जाते हैं ना एक दूसरे के साथ, तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है डाटा को अंडरस्टैंड करना और ऐप को भी अंडरस्टैंड करना। तो ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क हमारे लिए यहाँ पे क्रिएट हो जाता है या बन जाता है। अच्छा, इसका सोल्यूशन क्या है? दैट इज कॉल्ड रिडक्स। क्या सोल्यूशन है? रिडक्स। ये क्या कहता है कि एक सेंट्रलाइज स्टोर बनाओ। मतलब दो इश्यूज हमने डिस्कस किए ना। एक इशू ये था कि अगर तो पेरेंट चाइल्ड नहीं है फिर तो डाटा जा ही नहीं सकता ना, फिर तो मसला है डाटा कैसे जाएगा? पेरेंट चाइल्ड नहीं है तो डाटा नहीं जाएगा। दूसरा इशू कहां पे है कि अगर इवन लेट्स सपोज डाटा जा भी रहा है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी है, लेकिन फिर भी जब इतना ज्यादा डाटा मूव होता है तो बहुत एप्लीकेशन हमारी कंप्लेक्स हो जाती है, स्लो हो जाती है। अब विदाउट रिडक्स देखो कि अगर कंपोनेंट एक दूसरे से बात करेंगे तो हमें खुद समझने में डिफिकल्टी होगी कि ये क्या कह रहे हैं कंपोनेंट। मतलब कौन किसको डाटा दे रहा है, वो भी प्राप्त दे रहा है, वो अपने चाइल्ड को प्राप्त दे रहा है, वो उससे डाटा ले रहा है, वो इससे। तो ये वाली जो स्ट्रेटजी है, ये वाली जो स्ट्रेटजी है ना, ये नॉर्मली रिएक्ट की दुनिया में अच्छी या रिकमेंडेबल स्ट्रेटजी नहीं है कि प्रॉप के थ्रू डाटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को शेयर किया जाए। इसकी अल्टरनेटिव जो स्ट्रेटजी है दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज स्टोर, दैट इज कॉल्ड
सेंट्रलाइज स्टोर। अगर वो चीज देखो उसमें क्या है कि कोई भी कंपोनेंट डाटा की शेयरिंग डायरेक्टली एक दूसरे से नहीं करेगा। कैसे करेगा? अगर इस कंपोनेंट ने इस कंपोनेंट को डाटा देना है तो ये वाला कंपोनेंट पहले डाटा देगा सेंट्रलाइज स्टोर को, फिर ये दूसरा कंपोनेंट उस स्टोर से डाटा रिसीव करेगा। यानी कि हमने अपनी स्टेट को सेंट्रलाइज कर लिया। अब किसी भी कंपोनेंट ने, किसी कंपोनेंट ए ने किसी कंपोनेंट जी को डाटा देना है तो कंपोनेंट ए कंपोनेंट जी को डायरेक्टली प्रोब के थ्रू डाटा नहीं देगा। कंपोनेंट ए किसको डाटा देगा? स्टोर को। और कंपोनेंट जी डाटा कहां से लेगा? स्टोर से। दैट इज कॉल्ड सेंटर। और ये स्ट्रेटजी काफी हमें बेहतर भी नजर आ रही है और उसके हमें फायदे भी नजर आ रहे हैं कि इसकी अंडरस्टैंडिंग करना बड़ा आसान है। क्योंकि देखो ना, डाटा एक जगह पे है सेंट्रलाइज। दूसरा एक और बड़ा फायदा, अब लेट्स सपोज दो कंपोनेंट की आपस में कोई ताल्लुक नहीं था, उन्होंने दोनों से फायरबेस से टू डूज का लिस्ट ला के शो करनी है। एक कंपोनेंट ने काउंट शो करना था और एक कंपोनेंट ने लिस्ट शो करनी थी। अब अगर मेरे टू डूज का डाटा किसी कंपोनेंट ए ने फायरबेस से गेट किया और कंपोनेंट जी ने भी फायरबेस से गेट किया, उसको दो नेटवर्क रिक्वेस्ट करना पड़ी। क्यों करना पड़ी? क्योंकि वो दोनों आपस में डाटा की शेयरिंग नहीं कर सकते। अगर डाटा समझो कि कंपोनेंट ए ने लिस्ट शो करनी थी टू डू की और टू डू से ला के हम स्टोर में रख दें सेंट्रलाइज प्लेस पे, अब जो कंपोनेंट जी है जिसने सिर्फ काउंट दिखाना है तो वो वहां से अरे लेके लेंथ कैलकुलेट कर ले। मेरी बात समझ रहे हो? तो उसको दो रिक्वेस्टें नहीं करनी पड़ेंगी हमें फायरबेस में। तो आइडिया क्या है कि जिस तरह अब हम डाटा वगैरह कैट करते हैं ना, हम यूज इफेक्ट से डायरेक्टली डाटा ले लेते हैं, तो ये वाली स्ट्रेटजी रिकमेंडेबल स्ट्रेटजी नहीं है। लोग क्या कहते हैं कि डाटा फायरबेस से यानी कि थर्ड पार्टी या नेटवर्क या इंटरनेट से जो भी डाटा लेना है वो डायरेक्टली लाके कंपोनेंट को ना दो, वो डाटा लाके किसको दो? स्टोर को। अब स्टोर के पास डाटा है, अब जो कंपोनेंट भी डाटा लेना चाहता है वो सेम वही डाटा स्टोर से ले लेगा। मतलब देखो, अगर 10 कंपोनेंट ने फायरबेस से टू डूज लेने थे तो मुझे 10 दफा फायरबेस से लेना पड़ता डाटा, जिससे मेरी कॉस्ट भी इंक्रीज होती है और नेटवर्क रिक्वेस्ट का टाइम भी लगता। अब एज कंपेयर टू अगर मैं डाटा एक सेंट्रलाइज प्लेस पे रख दूं तो इसका फायदा क्या है? मेरे पास ये 10 कंपोनेंट है, ये भी डाटा ले लेगा, ये भी डाटा ले लेगा, ये भी डाटा ले लेगा, सारे एक जगह से डाटा ले लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई कि नॉर्मली रिकमेंडेबल स्ट्रेटजी क्या है कि डाटा को एक प्लेस पे रखो और सारे कंपोनेंट उसको यूज करें। वो रिकमेंडेबल स्ट्रेटजी नहीं है कि डाटा को मल्टीपल प्लेसेस पे रखा जाए। हाँ जितने, हाँ उससे ले लेंगे और वो लोकली है और उसमें कोई इंटरनेट इन्वॉल्व नहीं हो रहा और वो बहुत फास्ट है, वो स्टेट की तरह फास्ट है। हम स्टेट से लेके डिस्प्ले कराते हैं कितना सेकंड लगते हैं, क्विकली हो जाता है, वो इस तरह फास्ट है, वो स्टेट ही है एक्चुअली। अच्छा, अब ये इसने देखो स्ट्रेटजी बना के दी कि ऐड एक्सपेंस ने एक्सपेंस की लिस्ट को डाटा शो करना था, तो ऐड एक्सपेंस पहले डाटा देगा किसको? स्टोर को। अब स्टोर से ये एक्सपेंसेस वाला कंपोनेंट भी डाटा ले रहा है और स्टोर से नीचे वाला एक्सपेंसेस वाला कंपोनेंट भी डाटा ले रहा है। तो दो कंपोनेंट स्टोर से डाटा ले रहे हैं, एक कंपोनेंट स्टोर को डाटा दे रहा है। तो आप लोग अक्सर पूछते हैं ना कि हम ऐड टू डू की मैंने बनाई स्क्रीन जैसे अभी हमने बनाई थी, और जब हम पिछली स्क्रीन में जाते हैं तो डाटा अपडेटेड नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? वो हम डाटा कहीं से ले रहे हैं, ये डाटा कहीं है। अगर ऐड टू डू वाला कंपोनेंट डाटा सेंट्रलाइज स्टोर में रखे और वहीं से डाटा लेके मेरा लिस्ट वाला कंपोनेंट भी शो करे, तो जब मैं उसमें एंट्री करूंगा या पुश करूंगा डाटा, तो डाटा ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। जब अपडेट होगा मेरा लिस्टिंग वाला कंपोनेंट भी अपडेट हो जाएगा। अच्छा है ना? अच्छा, इसके अल्टरनेटिव एक और सोल्यूशन है। एक है स्टोर का सोल्यूशन, एक और सोल्यूशन है उसको हम बोलते हैं लोकल स्टोरेज। क्या बोलते हैं? अच्छा, वो लोकल स्टोरेज भी अगर आप लोग सोचो ना तो वो स्टोर की तरह ही चलती है। कैसे भला? वो भी तो सेंट्रलाइज ही है ना। अगर एक कंपोनेंट ने डाटा लोकल स्टोरेज में रख दिया, दूसरा कंपोनेंट वहां से रीड कर लेता है डाटा। ये अक्सर हमने देखा होगा और ये इजी है लोकल स्टोरेज इंटीग्रेट करना। लोकल स्टोरेज रिएक्ट नेटिव में भी होती है, लोकल स्टोरेज नेक्स्ट.js में भी होती है और रिएक्ट में भी होती है। नहीं छोटा नहीं, ब्राउजर में जितना मर्जी डाटा सेव करी जाओ। और आपने अगर रिएक्ट नेटिव यूज कर रहे हो तो उस वक्त जो लोकल स्टोरेज है वो हमारा जो फोन का एंड्रॉइड का फाइल सिस्टम होता है वो वहां पे सेव करता है डाटा।
नहीं नहीं, लोकल स्टोरेज का कुकी से लेना देना नहीं है। लोकल स्टोरेज तो डायरेक्टली एक्सेसिबल है, उसमें हम डाटा सेव कर सकते हैं। दो फंक्शन है हमने देखे हुए हैं, पहले देखे नहीं हुए, एक दफ़ा यूज़ किया था हमने लोकल स्टोरेज में। लोकल स्टोरेज जावास्क्रिप्ट, ये इधर आ जाएगा। लोकल स्टोरेज सेट आइटम, इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट भी सेट कर सकते हो, गेट आइटम में गेट कर लोगे। ये तो इजी है। ये देखो, सेट आइटम में आपने लास्ट नेम में स्मिथ रखा और गेट आइटम में लास्ट नेम गेट करेंगे, आपको स्मिथ भी साथ मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेव करोगे तो वो ऑब्जेक्ट सेव हो जाएगा। हाँ, वो डाटा ला के सेव करना वो हो जाएगा। बस इसमें ये है कि ये भी स्टोर की तरह ही है ना। तो आप लेट्स सपोज अगर एक कंपोनेंट है, अगर आप इसी डायग्राम को देखो लोकल स्टोरेज की नज़र में, तो लेट्स सपोज इस कंपोनेंट ने डाटा इसको देना है, तो ये कंपोनेंट लोकल स्टोरेज को डाटा दे दे और ये कंपोनेंट लोकल स्टोरेज से गेट कर ले, ये लोकल स्टोरेज में सेट कर दे, ये लोकल स्टोरेज से गेट कर दे, एक ही बात है। लेकिन उसमें भी क्या इशू है, बार बार सेट करना पड़ रहा है, बार बार गेट करना पड़ रहा है। और लोकल स्टोरेज समझो एक तरह से स्लो स्टोरेज है एज कंपेयर टू स्टोर। देखो, रिएक्ट के अंदर जो सबसे फास्टेस्ट वेरिएबल है उसका नाम क्या है, स्टेट। उसका वेरिएबल का नाम क्या है, स्टेट। जो पावरफुल वेरिएबल वो सबसे फास्टेस्ट वेरिएबल है, उसमें डाटा रखते हैं, फौरन से अपडेट होता है। अच्छा, अगर हम लोकल स्टोरेज वाला सेंट्रलाइज स्टोर यूज करते हैं तो उसमें मसला क्या है, अगर स्टोर में यानी कि ये वाला कंपोनेंट डाटा रखेगा तो इसको ऑटोमेटिकली नहीं पता लगेगा, इस कंपोनेंट पे जाके मुझे रिफ्रेश करके डाटा लेना पड़ेगा। अगर हम रिडक्स वाला स्टोर यूज करते हैं, वो स्टेट है, रिएक्ट की स्टेट है। उसका मतलब क्या है, अगर ये वाला कंपोनेंट डाटा को चेंज करेगा तो ये कंपोनेंट को ऑटोमेटिकली अलर्ट जाएगा, ऑटोमेटिकली उसका डाटा अपडेट हो जाएगा, स्पीड मिलेगी उसको। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि लोकल स्टोरेज परमानेंट स्टोरेज है, परमानेंट स्टोरेज में डाटा सेव और ऐड करने में टाइम लगता है। और जो ये रिडक्स का स्टोर है, ये रैम में स्टोर करता है, मतलब ये कोई परमानेंट स्टोरेज नहीं है, मतलब रिफ्रेश करेंगे तो डाटा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अभी हम परमानेंट स्टोरेज वाला डाटा की बात करेंगे, फिर तो हम फायरबेस यूज करेंगे ना। हम ये जो रिडक्स स्टोर वाला कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, ये रैम वाला कंसेप्ट है, यानी कि रिफ्रेश करने पे डाटा क्या हो जाएगा, उड़ जाता है, वैसे उड़ जाएगा। हाँ, मतलब रिफ्रेश करेंगे जिस तरह स्टेट से डाटा खत्म हो जाता है, ऐसे इसमें हो जाएगा। सही हो गया? इतना किसी को इशू कोई कि डाटा, मतलब रिडक्स का जो स्टोर वर्सेस लोकल स्टोरेज में क्या फर्क है, लोकल स्टोरेज स्लो है, लोकल स्टोरेज परमानेंट स्टोरेज है, और रिडक्स का स्टोर टेम्परेरी स्टोरेज है और रिडक्स का स्टोर फास्ट है। क्यों? क्योंकि हार्ड हमेशा, रैम हमेशा हार्ड से फास्ट रहती है। तो रैम फास्ट है क्योंकि रिडक्स स्टोर रैम में स्टोरेज मतलब सेंट्रलाइज स्टोर बनाता है और लोकल स्टोरेज हार्ड में बनाती है। तो इस वजह से दोनों में ये डिफरेंस है। हम लोकल स्टोरेज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम रिडक्स के स्टोर को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये फास्ट है, इजी रहता है इसमें काम करना। सही है? फ्री नहीं, ये लाइब्रेरी है ना, ये तो बस npm इंस्टॉल रिडक्स यूज कर लो। कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी है, लेकिन वो छोटी मोटी एप्लीकेशन में चलती है, बड़ी एप्लीकेशन में रिकमेंडेबल नहीं है। बड़ी एप्लीकेशन में ये रिडक्स का स्टोर रिकमेंडेबल है, आपको बड़ी एप्लीकेशन में हमेशा रिडक्स ही नजर आएगी। अच्छा जी, रिडक्स क्या कह रहा है, रिडक्स अलाउ यू टू मैनेज स्टेट विद द मिनिमल एपीआई बट कंप्लीटली प्रेडिक्टेबल बिहेवियर। अच्छा, अब इसका ना ये सारा फंडा चलता है इसके ऊपर, ये जो डायग्राम मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं। ये डायग्राम रिडक्स का इस फ्लो की बेस पे रिडक्स काम करता है। सही है? समझ आ गई कि व्हाट इज रिडक्स और क्यों ज़रूरत है, और इसके अल्टरनेटिव कौन कौन सी चीज़ें हैं। इसके अल्टरनेटिव दो चीज़ें हैं, एक लोकल स्टोरेज है और एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी है जो रिएक्ट अपना स्टोर प्रोवाइड करता है। लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट एपीआई छोटी ऐप्स में यूज़ होता है, हमेशा बड़ी ऐप्स के अंदर रिडक्स स्टोर यूज़ होता है। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई और रिडक्स स्टोर दोनों ही स्टेट पे हैंडल होते हैं, मतलब ये रैम में रिफ्रेश करेंगे डाटा खत्म हो जाएगा। लेकिन जो लोकल स्टोरेज है वो परमानेंट स्टोरेज है, रिफ्रेश करेंगे भी डाटा स्टिल रहेगा। लेकिन ये क्लाइंट साइड डाटा है, मतलब यूजर ने ऐप अनइंस्टॉल कर दी तो डाटा भी उड़ गया। ये कोई मतलब फायर बेस में नहीं रखा हुआ कि यूजर ने डिलीट कर भी दिया तो हमारे पास डाटा रहेगा। तो लोकल स्टोरेज वाला तो फोन में होती है ना स्टोरेज, जब यूजर ने ऐप ही डिलीट कर दी तो लोकल स्टोरेज भी क्या हो गई, खत्म हो गई, उड़ गई। सही?
इंस्टॉल करके मुझे कन्वर्ट करना है, दोबारा इंस्टॉल करके तो ऑटोमेटिक फिक्स कर लेता है अपनी पुरानी चीज़ें। नहीं, वो डिपेंड करता है सिनेरियो। करनी पड़ेगी क्योंकि मानते हैं ना brother, अच्छा अच्छा, अभी भी साथ यूज करनी है या क्या करना है समझ हो सकता है, अभी मुझे इसका आइडिया नहीं, लेकिन लॉजिकली जब भी मैं इंस्टॉल करता हूँ ऐप, दोबारा इंस्टॉल करता हूँ, उसको डाटा नहीं मिलता। डिपेंड करता है ऐप्स पे। अच्छा, इसका फ्लो अंडरस्टैंड करेंगे, सब लोग इधर फोकस करेंगे। इसका फ्लो अंडरस्टैंड करेंगे। वो फ्लो में क्या है कि रिडक्स का फ्लो कैसे चलता है, ये इसमें ना थोड़ी ट्रिक है। ट्रिक बड़ी अंडरस्टैंड करने वाली है। किसी भी स्टेट ने, किसी भी कंपोनेंट ने स्टोर से अगर डाटा लेना है, किसी भी कंपोनेंट ने स्टोर से अगर डाटा लेना है, तो उसको कोई हर्डल नहीं है। एक फंक्शन है दैट इज कॉल्ड यूज सिलेक्टर। क्या फंक्शन का नाम है? यूज सिलेक्टर। उस यूज सिलेक्टर में हम बताते हैं कि किस स्टोर में से कौन सा डाटा तुमने लेना है। वो डाटा कंपोनेंट बताता है कि मुझे स्टोर में से ये वाला डाटा लेना है, वो डाटा लेके कंपोनेंट में यूज कर सकता है। तो इसका मतलब है, देखो ना, स्टोर के साथ मुझे दो ही एक्शन है, ये ग्रीन और ब्लू देखो, या मुझे डाटा देना है या मुझे डाटा लेना है। दो ही ऑप्शन है ना स्टोर, सेंट्रलाइज स्टोर के साथ, या डाटा देना है या डाटा रिसीव करना है, कोई दूसरी तीसरी बात नहीं है। अच्छा, जो डाटा लेना है मुझे स्टोर से, तो वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए एक फंक्शन यूज होता है, रिडक्स में से निकलता है, उसका नाम है यूज सिलेक्टर। उसमें हम क्या बताते हैं, मुझे कौन सा डाटा लेना है, बात खत्म। लेकिन जो डाटा स्टोर को देना है, इस ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये हम डायरेक्टली स्टोर को डाटा ऐसे नहीं दे सकते। नहीं नहीं, वो तो ऑब्जेक्ट जिस फॉर्म में तुम रखोगे, रे में रखोगे, ऑब्जेक्ट में रखोगे, स्टेट जिस तरह सेव करते हो, हाँ, यूज स्टेट में जिस तरह सेव कर सकते हो, वो यूज स्टेट की तरह वेरिएबल बस स्टोर में बन जाते हैं, वो आप गेट कर लेते हो। मतलब वो तो कीज है ना, जो की आपने गेट करनी है उसको बताओ मुझे ये की चाहिए, वो दे देगा। मतलब कि जो की चाहिए वो आप रिसीव कर लेते हो। हाँ मतलब, हाँ, ये क्लाइंट साइड है, ये सर्वर का इससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, जब ऐप रिफ्रेश होगी खत्म। हाँ, वो उसके ऊपर भी हम बताते हैं कि लैदर लैदर टेबल भी बना सकते हैं, मतलब लैदर लैदर कलेक्शन भी बना सकते हैं। लेकिन सिंपली आप अभी के लिए उस कम्प्लेक्सिटी में ना जाओ। अभी मैं जो बात बता रहा हूँ उसको ज़हन नशीन करो। ये बहुत रिडक्स रिएक्ट में जो सबसे मुश्किल कंसेप्ट है ना, जो आज तक समझा जाता है, दैट इज कॉल्ड रिडक्स स्टोर। ना ये इतनी जल्दी समझ में आता है, ना इतना पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर आप फोकस से सुनोगे तो आपको बात समझ में आएगी। रिडक्स का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहला प्रिंसिपल कि आप रिडक्स के स्टोर से जब डाटा लेना है, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा माइलस्टोन अचीव नहीं करना। आप सिंपली क्या करोगे, यूज सिलेक्टर को बताओगे मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, वहां पे किस वाले स्टोर की किस वाली शेल्फ में से कौन से वाली की लेनी है, कौन से वाला ऑब्जेक्ट लेना है, वो आपको मिल जाएगा। डेट सेट, कहानी खत्म। लेकिन जब डाटा अपडेट करना है, ये ऑलवेज ट्रिकी पार्ट है रिडक्स की दुनिया में। कैसे? इसके अंदर दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। रिडक्स के स्टोर को अपडेट करने के लिए दो चीजें होती हैं, एक का नाम है एक्शन, दूसरे का नाम है रिड्यूसर। जब गेट करना है तो कोई भी एक्स्ट्रा माइलस्टोन नहीं लगेगा, लेकिन जब रीड, आप लोग देखो ये रिएक्ट का कंपोनेंट है, ये स्टोर है, देखो ये रिएक्ट के स्टोर से डायरेक्टली एरो आ रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी एक्स्ट्रा काम हमें करने की जरूरत नहीं, बस बताना है कौन सा डाटा चाहिए, आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक मजे की अब चीज ये है, जो डाटा आपने उस कंपोनेंट में गेट किया है ना, अब जब भी स्टोर में वो डाटा चेंज होगा, आपका कंपोनेंट री रेंडर होगा, यानी कि यूज सिलेक्टर दोबारा चलेगा। देखो ना, स्टेट जब भी चेंज होती है तो कंपोनेंट क्या होता है, री रेंडर। तो यूज स्टेट में जो भी वेरिएबल होता है उसमें वैल्यू चेंज होती है, तो कंपोनेंट क्या होता है, री रेंडर। तो समझो कि यूज सिलेक्टर में भी जो वैल्यू आप लोगे ना, जब उसकी वैल्यू भी चेंज होगी तो कंपोनेंट क्या होगा, री रेंडर होगा। तो आइडिया क्या है, अगर ये वाला कंपोनेंट इसको कोई डाटा दे रहा है और ये सेम डाटा ये कंपोनेंट ले रहा है,
तो जब भी ये डाटा उस पर्टिकुलर वैल्यू को अपडेट करेगा तो ये कंपोनेंट ऑटोमेटिकली री रेंडर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये यूज सिलेक्टर और यूज स्टेट सेम चीज का नाम है। तो यूज सिलेक्टर अगर यूज किया है, जैसे यूज स्टेट यूज करते हैं, तो डाटा आपका क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा या रेंडर हो जाएगा। और कंपोनेंट देखो मैं यही चाहता हूं ना, लाइक टू डूज है, मैंने टू डूज क्रिएट किया एक स्क्रीन से, मैं दूसरी स्क्रीन में गया, मैं यही चाहता हूं ना मुझे सारे टू डूज नजर आए। तो होगा क्या, ऐड टू डू में जब मैं स्टोर में वो की चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी लिस्टिंग वाली स्क्रीन में डाटा का चेंज नजर आ जाएगा। वो क्यों, क्योंकि यूज सिलेक्टर दोबारा चल जाएगा, जिस तरह यूज स्टेट दोबारा कंपोनेंट को री रेंडर कर देती है, तो यूज सिलेक्टर भी कंपोनेंट को री रेंडर कर देगा। तो कंपोनेंट से डाटा लेने में कोई भी एक्स्ट्रा माइलस्टोन नहीं है, सिंपली कौन सा फंक्शन यूज करना है, यूज सिलेक्टर। जिस तरह यूज स्टेट करते थे ऐसे यूज, बात खत्म। अच्छा, उसके अल्टरनेटिव अगर डाटा देना है तो आपको दो माइलस्टोन से गुजरना है। पहला माइलस्टोन है डाटा देने के लिए, कंपोनेंट से जब डाटा देना है तो आप डायरेक्टली स्टोर को नहीं दे सकते, पहले आपने डाटा देना है किसको, एक्शन को। एक्शन वो डाटा देगा किसको, रिड्यूसर को, और रिड्यूसर वो डाटा फिर आपका अपडेट करेगा किसके अंदर, स्टोर में। अगर आप देख रहे हो डायग्राम में, रिएक्ट का कंपोनेंट एक्शन को डाटा दिया, अब यहां पे इसने डॉट लगाए हैं। डॉट मतलब ये सीधी लाइन जा रही है, किसको जा रही है, रिड्यूसर को। इसको रिड्यूसर बोलना है। यहां पे शायद लिखा है या नहीं लिखा, लिखा हुआ है शायद, आगे चला गया हुआ है, ये इधर चला गया था ना। क्या समझ में आया, पहले एक्शन देगा, एक्शन डाटा किसको देगा, रिड्यूसर डाटा किसको देगा, स्टोर। बस ये स्टोरी है, रिडक्स खत्म हो जाती है। रिडक्स में सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट काम है डाटा रिडक्स के स्टोर में ऐड करना या अपडेट करना या डिलीट करना, देना यानी कि एक्शन वाला काम। और जो लेना है डाटा वो तो सीधा यूज सिलेक्टर डाटा ले लो, बात खत्म। जब डाटा देना है तो पहले डाटा किसको देंगे, एक्शन को, एक्शन डाटा किसको देगा, रिड्यूसर को, एंड वी आर गुड टू गो। सही है। अच्छा, एक्शन और रिड्यूसर को जब डाटा देंगे तो क्या क्या हमें तरीकाकार से फॉलो करना है वो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अच्छा, एक्शन को जब डाटा देंगे तो हम क्या करेंगे, मतलब एक्शन क्या है, एक फंक्शन है, सही है। अच्छा, अब मैं इनको एग्जांपल आपको देता हूं, ये कंस्ट्रक्शन वाली, आपको इजी हो जाएगा। अच्छा, रिएक्ट का कंपोनेंट है जिसने अपना काम करवाना है, यानी कि डाटा देना है स्टोर को। जो एक्शन है ना वो मजदूर का काम करता है। मजदूर क्या करता है, वो क्या करता है कि एक जगह से सामान उठा के दूसरी जगह पे पहुंचा देता है, ये उसका काम है। अच्छा, मिस्त्री क्या करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, मतलब जो उसने ब्रिक्स या ईंटें उसको दी हैं वो उसको ऑर्गेनाइज करके लगाता है। अच्छा, एक्शन का काम है रिएक्ट के कंपोनेंट से डाटा लेके, या रिएक्ट से कंपोनेंट से लेके, या इंटरनेट से लेके, मतलब फायरबेस से लेके या रिएक्ट के कंपोनेंट से लेके, दोनों केसेस हो सकते हैं। डाटा लेके किसको देना है, रिड्यूसर को, मिस्टर रिड्यूसर को। मिस्टर रिड्यूसर क्या करेगा, उसको ऑर्गेनाइज करेगा। देखो, एक स्टोर ऐसे ही है जिस तरह हमारे घर में, देखो अगर यहाँ पे कुछ ना हो तो ये एक हॉल है। अगर ये ऐसा किया क्यों, मतलब रिडक्ट कैसे क्यों कहता है, एक्शन रिड्यूसर ये पंगे क्यों डाले, वो कहता है ये देखो ये खाली एक बड़ा सारा स्टोर है, इसमें मैं अंधेधुंध हर चीज फेंक दूं। अब जब मैंने डाटा लेना है तो मुझे डिफिकल्टी नहीं होगी, कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, कोई तरीकाकार ही नहीं है, तो फिर सारा डाटा मिक्स हो गया। इसी में लेट्स सपोज हम अपने रूम में एक कॉर्नर के अंदर हम उधर क्लॉथ भी रख दें, शूज़ भी रख दें, हर चीज़ उधर ही अपनी रख दें। अब मुझे गेट करनी है तो सारा सामान पहले उठाऊंगा फिर चीज़ उठाऊंगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी जगह पे कबर्ड यूज़ करते हैं या अलमारी जिसको बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट बॉक्सेस बने होते हैं, उसमें हम डिफाइन कर लेते हैं, इसमें मैं भाई कपड़े रखूंगा, इसमें मैं शूज़ रखूंगा, इसमें चीज़ें होंगी। अच्छा, अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है किसमें क्या रखना है, डेट इज कॉल्ड रिड्यूसर। एक्शन का काम सिर्फ इतना है,
रिएक्ट से डाटा ले लो, मतलब रिएक्ट के कंपोनेंट से डाटा ले लो, या इंटरनेट से डाटा ले लो। जैसे हमने टू डूज अभी इंटरनेट से लिए थे, वो हम फिर टू डूज वाला फेच वाला कोड कंपोनेंट में नहीं लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे? एक्शन में। जब भी रिडक्स यूज करेंगे आपने ज़हन नशीन करना है एपीआई की कॉल, यानी कि इंटरनेट से कोई भी डाटा ले रहे हैं, चाहे एपीआई से ले रहे हैं या चाहे फायरबेस से ले रहे हैं, सुपरबेस से ले रहे हैं, मोंगोडीबी से ले रहे हैं, जहां से भी ले रहे हैं, वो डाटा हम कहाँ पे फंक्शन वो कॉल करेंगे? एक्शन में। क्योंकि एक्शन की जिम्मेदारी है डाटा ला के देना, चाहे वो रिएक्ट का कंपोनेंट है, चाहे वो रिएक्ट के कंपोनेंट से या एपीआई से या फायरबेस से डाटा लाना, वो जिम्मेदारी किसकी है? एक्शन की। अच्छा, इसका मतलब है कि जब एक्शन कॉल होगा तो एक्शन टाइम भी लेना चाहिए ना। अगर लेट्स सपोज एक्शन को आप कहते हो कि इंटरनेट से ला के डाटा दो, तो वो टाइम लेगा ना, वो 2-3 मिनट 4 मिनट लेगा उसके अंदर। फिर वो जो भी टाइम लेगा उसके बाद वो डाटा किसको देगा? रिड्यूसर को। अब रिड्यूसर की जॉब क्या है? डाटा को ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनाइज करके एक स्पेशल बॉक्स में रख देना, बस बात खत्म, ये काम है। तो इसका मतलब हम दोबारा रिवाइज करते हैं, अगर रिएक्ट के कंपोनेंट ने रिडक्स के स्टोर से डाटा लेना है तो उसको क्या करना है? यूज सिलेक्टर यूज करना है और बता देना है। अब अच्छा, इसमें क्या बताना है? जो रिड्यूसर ने काम किया था, रिड्यूसर ने क्या काम किया था कि बॉक्स बना के प्रॉपर कीज बना के डाटा रखा था। तो अब इसने क्या बताना है यहाँ से कि किस स्टोर के अंदर मुझे डाटा यहाँ पे प्लेस करना है, मतलब कहाँ से डाटा लाना है। तो डाटा लेना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यूज सिलेक्टर करेंगे, बात खत्म। और डाटा राइट करना एक पाथ है, और उसमें क्या चीजें हैं? रिएक्ट, अगर तो रिएक्ट के कंपोनेंट से डाटा लेके जाना है तो थोड़ा टाइम लगेगा, वो रिएक्ट के कंपोनेंट से डाटा लेगा और किसको दे देगा? एक्शन का काम सिर्फ कंपोनेंट से डाटा लेना या इंटरनेट से डाटा लेके किसको देना? रिड्यूसर को, बस इतना काम। और रिड्यूसर का काम है उसको ऑर्गेनाइज करके डाटा को। अच्छा, अब आप लोग मुझे एग्जांपल दीजिएगा, मैं बना रहा हूं टू डू ऐप, डाटा को ऐड करना है, यूजर ने इनपुट डाली टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ये डाटा मैं किसको दूंगा? एक्शन को। एक्शन मैं कह रहा हूं इंटरनेट से नहीं लेना डाटा, ये डाटा लेके एक्शन कहां पे जाएगा? अब रिड्यूसर क्या काम करेगा भला? रिड्यूसर करेगा, वो कह रहा है टू डूज की एक रे पहले बनी हुई है, उसमें ये नया टू डू आया है, उसको पुश करेगा और टू डूज की स्टेट को अपडेट कर देगा। अब उसमें एक एक्स्ट्रा टू डू आ गया। अब जो कंपोनेंट ने डाटा रीड किया था, अब उसको एक से ज्यादा टू डू नजर आएंगे, तो हमारी आइटम जो है वो एक ज्यादा हो जाएगी। बात समझ आ गई? इसी तरह अगर इंटरनेट से डाटा लेना है, फायरबेस से टू डूज फेच करने हैं, तो यूज इफेक्ट में मैं क्या कॉल करूंगा? फिर फायरबेस कॉल नहीं करूंगा, क्या कॉल करूंगा? एक्शन कॉल करूंगा, और उसको कहूंगा तुमने डाटा मेरे पास नहीं है, कहां से लाना है? फायरबेस से। अब एक्शन अपनी बॉडी में कॉल करेगा फायरबेस को, और फायरबेस से जो डाटा आएगा वो किसको देगा? रिड्यूसर को। रिड्यूसर क्या करेगा? उसकी ऑर्गेनाइजेशन और डाटा किस में रखेगा? स्टोर में। अब जिस कंपोनेंट ने वो की को गेट किया हुआ है टू डूज वाले को, वो मैंने बोला था ना कि जब वो की अपडेट होगी तो एक्चुअल में यूज सिलेक्टर दोबारा चलेगा, जब वो दोबारा चलेगा तो कंपोनेंट क्या हो जाएगा? री रेंडर हो जाएगा। दैट्स होल कंसेप्ट कॉल्ड रिडक्स फ्लो या रिडक्स स्टोर। रिडक्स स्टोर मजे की चीज है ना, अगर हमें इसका लगाना, इसको यूज करना आ जाए तो बड़ी ये क्रिस्पी चीज है, इसका बड़ा फायदा हो सकता है। कंसेप्ट किसी को ना क्लियर हुआ हो वो पूछ सकता है, कंसेप्ट किसी को ना क्लियर हुआ हो। ऑल गुड, हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे नेक्स्ट क्लास।